चुनावी साल है और चुनावी साल में विभिन्न पार्टियों की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग जी, जिस तरीके से इफ्तार तो हर साल दिया जाता है, लेकिन इस बार विरोध भी हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये इफ्तार के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ऐसा लग रहा है? देखिए, वोट बैंक की राजनीति तो जरूर वो लोग करते हैं जो लोग मुसलमानों का अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, जो तथाकथित ऐसे समीकरण बना के चलते हैं जिसमें जातीयता प्रमुखता से दिखाई देती है, सांप्रदायिकता प्रमुखता से दिखाई देती है। वो लोग जरूर ऐसे समय में अपना वोट बैंक और मजबूत करने की सोच के साथ वो लोग इस तरीके का आयोजन करते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने निरंतरता में हमेशा से समाज में सद्भावना बनी रहे इस विचारधारा के साथ, सामाजिक न्याय की सोच के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे गंगा जमुनी तहजीब जो है हम लोग की, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। बहरहाल उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए, बिना हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब में फर्क किए हुए, हम लोगों ने भी हमेशा ये प्रयास किया। और मेरी तो सोच ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की रही है, जहां पे मैं 14 करोड़ बिहारियों को मुख्यधारा के साथ जोड़कर बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। बट हाँ, ऐसे में जब धर्म में भी लोग राजनीति करने लगते हैं, ये जरूर चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में जब बड़े बड़े लोग चिन्हित करके कुछ राजनीतिक दलों के लिए इस तरीके का फतवा निकाल देते हैं कि भाई उनके उसमें नहीं कोई जाए। बहरहाल मैं आदरणीय अरशद मदनी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनके साथ हम लोग के पुराने रिश्ते पारिवारिक रहे हैं। उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट उनको भी और उनके माध्यम से जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी ये जानने की जरूरत है कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों अभी भी मुसलमान समाज मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ पा रहा। जो लोग अपने आप को उनका हितैषी बताते हैं, ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक नेता जो बोलते हैं कि भैया हम आपके लिए बात करते हैं, क्या किया उन्होंने दशकों से उनके लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 2006 में आई थी वो रिपोर्ट। 2006 से पहले कौन से राजनीतिक दल सत्ता में थे? अधिकांश समय कांग्रेस सत्ता में रही। केंद्र की अगर हम लोग बात करें, राज्य की भी अगर हम लोग बात करें, बिहार जैसे राज्य में भी लंबे समय तक आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता में रही। 2006 से ठीक पहले अगर आप देखें तो लंबे समय तक राजद का शासन यहां पे रहा। तो उसके बाद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की हालात को इतना चिंताजनक क्यों बताया गया? तो ऐसे में मुझे लगता है इन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जिनका ये पक्ष लेते हैं, मैं ये आरोप कतई नहीं लगा रहा कि उनके कहने पे इस तरीके का फतवा जारी किया जा रहा है, बट जिनका आप पक्ष लेते हैं और हम जैसे लोग जिनको आप चिन्हित करके टारगेट कर देते हैं कि भैया नहीं इनके आप उसमें जाएं, इनके इफ्तार का बहिष्कार करें। ये भी याद कीजिए कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पहले बिहार के वो व्यक्ति थे जिसने मुसलमान मुख्यमंत्री बने इसके लिए अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था 2005 में। उसके बाद भी अगर हम लोग की धर्म निरपेक्षता पे अगर आपको सवाल है, अगर हम लोग के सेक्युलरिज्म पे आपको सवाल अगर उठाना है, तो बस एक बार सवाल उन लोगों से भी पूछ लीजिए जिनका आप समर्थन करते आए हैं, जो आपको अपना वोट बैंक बना के अपनी तो राजनीतिक रोटियां सेकते आए, अपने परिवार को आगे बढ़ाते आए, बट आपके और आपके परिवार और आपके बच्चों को उसी बदहाल परिस्थिति में छोड़ के रखा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति तो हो रही है। साल महत्वपूर्ण है। शुरुआत में ही मैंने कहा कि विधानसभा का चुनाव होना है। अगर आपकी हम बात करें, कैसी तैयारी है? क्योंकि जो बातचीत चल रही है कि चिराग पासवान ने कहा है कि 36 सीटें चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि 20 सीटें दी जाएंगी। तो क्या तैयारी है? कितनी सीटों की डिमांड है और कितनी सीट आपको मिल सकती है? विनीता जी, देखिए, आप भी लंबे समय से चुनावों को कवर करती रही हैं, हमारी पार्टी को भी आप देखती रही हैं लंबे समय से। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन हमेशा चुनाव समीप आने के आसपास ही होता है। एनडीए गठबंधन में हम लोग भी लंबे समय से हैं। 2014 में भी मैंने नेगोशिएट किया, 2015 के विधानसभा में भी किया, 2019 में भी किया, 2020 में भी किया, 2024 में भी किया। और हर बार चुनाव से ठीक पहले ये सवालों की झड़ी शुरू हो जाती है। और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी जानकारी बाहर पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। इतना मैं जरूर बता देता हूं कि गठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे चयन को लेकर कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। आने वाले दिनों में जरूर हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये चर्चाएं शुरू होंगी, बट अगर हो भी गई तब भी मैं जल्द आपके साथ कुछ साझा नहीं करूंगा जब तक गठबंधन एक साथ बैठ के इसकी अनाउंसमेंट नहीं कर लेता। तैयारी तो शुरू हो गई है।
तैयारी पूरी शुरू हो गई है। हम लोग के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम, कल भी आपने देखा गया में हम लोग का एक बड़ा कार्यक्रम था, एक भव्य आयोजन वहां पे था, एक बड़ी जनसभा हम लोगों ने की। तैयारी हम लोग की निरंतरता चल रही है, न सिर्फ राजनीतिक दलों की बल्कि गठबंधन भी इस बार जिस तरीके से हैंड एंड ग्लव्स के तौर पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने खुद ही देखा कि पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं और बिहार के हर एक जिले में जाकर संगठन का भी रिव्यू कर रहे हैं और साथ ही में गठबंधन की नीतियों का प्रचार भी करने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में चुनाव की तैयारी हम लोग की पूरी तरीके से चल रही है। इतना भी मैं जरूर कह दूंगा कि बहुत एमिकेबली सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लोकसभा में भी बहुत उंगलियां हम लोगों पे विपक्ष उठाता था कि इतने दल हैं, कैसे सीटें बटेंगी। लोकसभा में भी एमिकेबली हुआ, उतना ही एमिकेबली यहाँ पे भी होगा। लोकसभा में आपका स्ट्राइक रेट 100% रहा है, 5 की 5 सीटें आपने जीती है। जेडीयू और बीजेपी से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट आपका है, तो मांग भी तो ज्यादा होगी। नहीं, मांग ज्यादा नहीं, बट हाँ, मांग सम्मान के हिसाब से जरूर होगी। और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई मांग और उसकी जरूरत है। हर कोई एक दूसरे का हाथ बटाने का कार्य हमारे गठबंधन में करता है। हमारा गठबंधन किसी की टांग खींचने वाला गठबंधन नहीं है जो महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। मिलजुल कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, चिंता जरूर विपक्षी दलों को होनी चाहिए, जहां कांग्रेस और राजद में ही अब एक वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस ने भी अपने नेताओं को सड़क पर उतार दिया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस बार चिंता महागठबंधन को होनी चाहिए, एनडीए को नहीं। आपका पिछले दिनों एक पोस्ट आया था कि बिहार में अगर चुनाव की बात हो तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की बात होती है, बिहारी की बात नहीं होती। देखिए, ये चिंता मेरे लिए रही है और मैं पुनः चुनाव अब समीप है और मुझे लगता है कि कम से कम मैं इतनी हिम्मत रखता हूं एक बिहारी नेता होने के बावजूद, जहां पे मैं खुल के इस बात को बोल सकूं कि मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति में मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि आपको हर उस बिहारी की चिंता करनी होगी जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया। हर उस बिहारी की चिंता करनी होगी जिसको अपना गांव घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर पलायन करना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। हर उस बिहारी की चिंता करनी होगी जिसके पास आज भी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए समस्या का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य को लेकर उसको चिंताओं का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है हर उस बिहारी का जिक्र हम लोगों को करने की जरूरत है। मैं जातियों में नहीं मानता, मैं सांप्रदायिक सोच मैं नहीं रखता। जो लोग अपना एमवाई समीकरण बनाते हैं उनके सामने मेरा एमवाई समीकरण है, जहां पे महिलाएं हैं और युवा हैं। और लोकसभा में मैंने करके भी दिखाया, मात्र 5 सीटों पे चुनाव लड़ा जिसमें से 4 युवा हैं और 2 महिलाएं हैं। तो ऐसे में मैं इन सब चीजों से उठकर बिहार के विकास की सोच रखता हूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच रखता हूं। तो मैं मानता हूं कि मेरे लिए ये चिंता होती है कि जब मैं कहीं जाता हूं और लोग अपना परिचय अपनी जाति या अपने धर्म से देते हैं, मुझे लगता है हम लोग बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार के खोए हुए गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग को इन सब चीजों से उठना होगा। चिराग जी, आपका स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि आप एमवाई समीकरण, महिला युवा की बात करते हैं, बिहारी की बात करते हैं। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें, चुनाव की जब शुरुआत होती है तो विकास की बात होती है, तरक्की की बात होती है, लेकिन चुनाव जब मेन पॉइंट पे आता है तो सिर्फ जातियों में बंटकर रह जाती है। ऐसे में मुझे लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी बिहारियों के ऊपर भी है कि बिना इन सारी बातों में उलझे हुए कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने राजनीतिक षड्यंत्र रचने का काम करते हैं और उसी के आधार पर आपको जाति के नाम पर भड़काएंगे, आपको धर्म के नाम पर भड़काएंगे, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का कार्य करेंगे। ऐसे में बिना इन सारी चीजों में उलझे हुए बस इतनी चीज को देखें कि कौन नेता आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा है, कौन आपके विकास की सोच रखता है, कौन आपके लिए संसद हो या विधानसभा में आपकी बातों को उठाने का कार्य करता है। मुझे लगता है जिस दिन चुनाव बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ विकास के आधार पर, इस आधार पर नहीं कि ये नेता मेरी जाति का इसलिए हम इसको चुने, सिर्फ विकास के आधार पर करेंगे, उस दिन से बिहार की तस्वीर बदलने लग जाएगी। इस चुनाव की हम बात करें तो प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में हैं, उनकी पार्टी भी है, उनका भी लक्ष्य यही है कि हम बिहार की तरक्की की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, अच्छी बात है। एक नई फ्रेश सोच के साथ प्रशांत जी आ रहे हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, मैं उनको लंबे समय से मैं जानता हूं। ऐसे में एक चुनौती होगी, मुझे नहीं पता कि वो चुनौती एनडीए के लिए है, महागठबंधन के लिए है, किसके लिए है। देखिए, जब तक कोई राजनीतिक दल सक्रिय रूप से चुनावी रण क्षेत्र में नहीं उतरता, मूल्यांकन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। प्रशांत जी ने पहला प्रयास पिछले उपचुनाव में किया था, बट मुझे नहीं लगता कि उनको जो अपेक्षा थी उस हिसाब से उनका प्रदर्शन रहा, और ना ही हम लोग भी बहुत ज्यादा उनका आंकलन कर पाए कि उनके साथ किस सोच के लोग जुड़ रहे हैं, क्या उनकी सोच है, कैसे लोग उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है पहली बार वो एक सक्रिय रूप से चुनावी रण क्षेत्र में उतरेंगे। गठबंधन के साथ उतरेंगे या अकेले उतरेंगे, ये फैसला भी उन्हीं को लेना है। मुझे लगता है अंतोगत्वा जनता ही उनके भविष्य का निर्णय लेगी। चिराग जी, पिछले दिनों होली का त्योहार था,
एक वीडियो खूब वायरल भी हुआ। तेज प्रताप यादव ने अपनी एक सिक्योरिटी को डांस करने के लिए कहा, सस्पेंड करने की बात कही। जब इस पर विवाद शुरू हुआ तो आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला गया जहां पुलिसकर्मियों के साथ आप डांस कर रहे थे। आप पे भी हमले किए गए। हालांकि वो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि किसी को जबरदस्ती डांस नहीं कराया जा रहा है। तो टारगेट क्यों चिराग पासवान? चिराग पासवान को टारगेट करें, किसी को भी टारगेट करें, बट टारगेट नीति के आधार पर करें। देखिए, मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, सांसद हूं, केंद्र में मंत्री हूं। मैंने हमेशा इस बात का मैं पक्षधर रहा हूं कि जब आप किसी के भी ऊपर प्रहार करें, आरोप प्रत्यारोप करें, तो वो नीति के आधार पर होना चाहिए। मैं कभी भी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने का मैं पक्षधर मैं नहीं रहा हूं। अगर मैंने कभी कोई नीतिगत गलती की, आप जरूर मुझे घेरें। आप करेंगे, मैं आपको भी घेरूंगा। ये हम सब अलग अलग राजनीतिक दल में, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं अगर आप गलत जा रहे हैं तो आप उसको रोकने का काम करें। ऐसे में जिस पर्टिकुलर प्रकरण का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें मेरे भाई तेज प्रताप जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, ये गलत है ना। ये नीति के आधार पर भी गलत है। वो व्यक्ति वर्दी में है, आप इस तरीके से आप किसी को धमकी, जो व्यक्ति ने वर्दी पहनी, आप नहीं दे सकते। बट हाँ, ऐसे समय में ये वही सुरक्षाकर्मी है जो दिन त्योहारों पर भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को एक तरफ रखते हुए, देश की जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हुए, अपने सुख चैन आराम को त्यागते हुए आपके लिए निरंतरता सेवा में रहते हैं। ऐसे में अगर वो अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए आपके परिवार का हिस्सा बनकर आपके साथ अगर वो जुड़ना चाहें, पर ये इच्छा उनकी होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और किसी को धमकी देकर तो कतई नहीं होना चाहिए। बहरहाल, मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे कुछ ज्यादा कमेंट करने की जरूरत है। जिन जिन लोगों ने, जिसमें मेरी बहन भी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर टिप्पणी की थी, तो जिन जिन लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है, लालू जी के परिवार से जुड़े हुए सदस्यों ने, मुझे लगता है नीचे कमेंट्स में उनको जवाब मिल ही गया। अभी भी आप जिक्र कर रहे हैं कि मेरे भाई, मेरी बहन, आपके जुबान से यही निकलता है। तेजस्वी यादव को भी आप अपना छोटा भाई कहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमेशा ये बातें कही जाती है कि चिराग पासवान ने समझौता कर लिया, हमने समझौता नहीं किया। अगर हम समझौता करते तो तस्वीर कुछ और होती। मुझे नहीं पता किस समझौते की बात कर रहे हैं, बट अगर समझौता विचारधारा से करने का अगर ये जिक्र कर रहे हैं, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि भाई, इनकी विचारधारा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ की थी ना। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करने की सोच के साथ आए थे। अब मैं कितनी बार याद दिलाऊं कि इन्होंने समझौता किया सत्ता में आने के लिए, और आज भी अगर पहला मौका अगर इनको मिलेगा तो पुनः ये समझौता करेंगे। जिनके लिए खिड़की दरवाजे बार बार बंद किए गए थे, उनके लिए खिड़की दरवाजे क्या, रेड कारपेट तक वापस से बिछा दिया जाता है। अगर आप इसको समझौता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अगर मैं जिक्र करूं, आप इतिहास के तमाम पन्ने पलट कर आप देख लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी, जब तक मेरे नेता थे, सन 2000 में हमारी पार्टी बनी, तब से लेकर अभी तक आप सारे चुनाव उठा के देख लीजिए। 2004 का लोकसभा, 2005 का विधानसभा, 9 का लोकसभा, 10 का विधानसभा, 14 का लोकसभा, 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 20 का विधानसभा और 24 का लोकसभा और 25 की विधानसभा आ रही है। आप कोई भी चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, जो मेरी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद सरकार का हिस्सा बन जाए, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन किया। हम लोगों ने जो भी गठबंधन किया वो सारे प्री पोल अलायंस थे, कभी भी पोस्ट पोल अलायंस हम लोगों ने नहीं किए। प्री पोल अलायंस करके जनता के बीच हम लोग गए हैं और जनता के निर्णय को हम लोगों ने स्वीकारा है। इसका घाटा भी हम लोग को हुआ है। 2009 में लालू जी के साथ ही हम लोग का गठबंधन था, पर 2009 के परिणाम सब जानते हैं, जब मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी खुद उस वक्त चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में अगर गठबंधन को अगर जनता ने स्वीकारा, उसको भी हम लोगों ने सराखों पे रखा। बट किसी को धोखा देके चुनाव हम लोगों ने किसी और के साथ लड़ा और सत्ता में आने के लिए किसी और के साथ हो गया, तो ये हम लोगों ने कभी नहीं किया। बट हाँ, जिन लोगों ने समझौते किए हैं कि जिनके खिलाफ हमेशा वो लोग रहे, अंत में उन्हीं के साथ मिलकर हम लोग तो गठबंधन में, आदरणीय श्रद्धेय अटल जी के साथ भी हम लोग रहे गठबंधन में। तो हम लोगों ने जब भी हम लोगों ने गठबंधन किया, प्री पोल किया, पोस्ट पोल, सत्ता में आने की लालच के साथ नहीं किया। बट जिन लोगों ने सत्ता में आने की लालच के साथ गठबंधन किए, समझौते उन लोगों ने किया। एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपका गठबंधन लालू प्रसाद यादव के साथ भी रहा है, पार्टी का गठबंधन भी रहा है। कुछ साल पहले अगर जाने की बात कहूं, अगर जब आपके पिता का देहांत हुआ था,
पार्टी में टूट हुई थी, आपके घर में टूट हुई थी, लालू प्रसाद यादव की सहानुभूति चिराग पासवान के साथ थी। वो आपके पक्ष में लगातार बोलते आए, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब आपके चाचा यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बोल रहे हैं कि वो महागठबंधन में जाएंगे और बातचीत भी चल रही है, आना जाना भी शुरू हो गया है। तो ये कैसे चेंज हुआ फिर? अब समझौते इसी को ही तो कहते हैं ना। उस वक्त हाँ, क्योंकि मैंने पुनः समझौता नहीं किया। मैंने अपने आदर्श, अपनी नीतियों पर, जब से मैं राजनीति में आया हूं सक्रिय रूप से, तब से मैंने इस बात को कहा है कि मेरी आस्था मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में है। और मैं शायद बहुत कम उन नेताओं में से होऊंगा जो इस बात को इतने खुले आम बोल सके कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं तब तक चिराग पासवान का गठबंधन मेरे प्रधानमंत्री के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ रहेगा। मैंने इस बात को साबित करके भी दिखाया 2020 में। संभवतः अगर मैं वैकल्पिक गठबंधन में जाता और समझौता करता, जो मेरे बारे में कहा जा रहा है, अगर मैं समझौता करता तो मैं 2020 में ही बिहार की सत्ता में होता, मेरे कई मंत्री बिहार में होते। उस वक्त लालू जी ने खुद कहा, जो आपने अपने प्रश्न में बोला, उस वक्त खुद उन्होंने कहा कि नेता तो अब चिराग ही है। तो अगर मैं उस वक्त ये समझौता कर लेता तो मैं उनके साथ होता, पर क्योंकि मैंने समझौता नहीं किया, इस बात की नाराजगी संभवतः मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अब समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है। बट मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और खास तौर पर आदरणीय लालू जी, वो राजनीति में इतने माहिर हैं कि वो जानते हैं कि किसके पास जनाधार है, किसके पास जनाधार नहीं है। और जिनके पास जनाधार नहीं है उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता। तो मुझे नहीं लगता, दरवाजे जरूर मेरे परिवार के बाकी सदस्यों के द्वारा वहां खटखटाए जा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी कोई समझौता होगा। चिराग जी, आखिरी सवाल, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, कुछ ही समय बचा हुआ है और बिहार के लिए वो बहुत कम समय है। क्या विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान मोदी के हनुमान के तौर पर विधानसभा चुनाव में नैया पार लगवाएंगे? बिल्कुल, देखिए हम लोग गठबंधन में हैं और ये बहुत विनिंग कॉम्बिनेशन है। अगर आप हम लोग के अलायंस को आप देखें, और क्योंकि आप बिहार की राजनीति को सक्रिय रूप से आप कवर भी करती हैं, उपचुनाव इसके परिणाम इसका उदाहरण रहे। उपचुनाव के परिणामों ने दर्शाया कि किस तरीके से इन 5 दलों का अलायंस एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, जिसका परिणाम रहा कि हम लोग बेलागंज जैसी सीट हम लोग जीते, तरारी जैसी सीट हम लोग जीते, जो लंबे समय से एनडीए नहीं जीत पा रहा था। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला बिहार का हमारा गठबंधन, बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कितनी सीटों पर जीत का दावा करते हैं? 225 प्लस सीटें हम लोग जीतेंगे, ये मैं मानता हूं। जिस तरीके से उपचुनाव में चारों सीटों पर हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा, हमारे एनडीए के प्रत्याशी हर सीट को 4 की 4 सीट हम लोग जीते हैं, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है। और मैं मानता हूं कि आउट ऑफ 243 225 प्लस सीटें इस बार विधानसभा चुनाव में जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। साफ तौर पे कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तैयारी करने का टाइम भी कम है, लेकिन एनडीए की जीत होगी। 225 सीटें से ज्यादा एनडीए जीत कर आएगी। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।